एपिसोड शुरू होता है और हम इंपीरियल लाइब्रेरी देखते हैं जहाँ पर एंजी बैठी सोच रही थी कि एक हफ्ते बाद ऑटम का महीना आ जाएगा और उसके बाद हम लोग मॉन्स्टर हंटिंग पर निकल जाएंगे। इसीलिए अपने खाली वक्त में मैं लाइब्रेरी में स्पेल्स के बारे में देख रही हूँ, लेकिन मुझे दूसरी दुनिया के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। एडन और मैं यहाँ पर इकलौते हैं जो कि रिकार्नेट होकर आए हैं, या फिर इस दुनिया में हमारा आना कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। मुझे लगता है कि एक ही रास्ता रह गया, जैसे कि एडन ने बताया हमें उस अबैंडन्ड लाइब्रेरी में देखना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर रैनियल आकर कहता है आज तो तुम अलग टाइप की बुक्स पढ़ रही हो, लगता है कि अब जाकर तुम्हारा इंटरेस्ट चेंज हो गया है। एंजी घबराने लगती है और कहती है दरअसल मुझे अलग अलग टाइप्स की बुक्स पढ़ना पसंद है। रैनियल कहता है कि मॉन्स्टर हंटिंग की यात्रा पर जाते वक्त क्या कोई ऐसी चीज है जो कि तुम देखना चाहती हो। एंजी कहती है ऐसा तो कुछ नहीं है। रैनियल कहता है फिर उस सेंटेंस के बारे में क्या जो कि टेम्पल नहीं छोड़ सकती। एंजी कहती है कि ट्यूनिया की सेंटेंस, लेकिन अचानक से आप उनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। फिर वो सीरियस होकर पूछती है कि क्या आप सेंटेंस को देखना चाहते हैं। रैनियल सोचने लगता है मुझे लगा था ये खुश हो जाएगी अगर मैं किसी ऐसे की बात करूंगा जिसमें दिलचस्पी ले रही है। फिर वो एंजी से कहता है कि क्या हो अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो। तभी एंजी चिल्ला कर कहती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। रैनियल को समझ नहीं आता। वो कहता है अगर मैं ट्यूनिया के सेंटेंस में दिलचस्पी ले रहा हूँ तो तुम मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रही हो। एंजी कहती है वो दरअसल वो जो सेंटेंस है ना वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मेरा मतलब अगर आप उनमें दिलचस्पी लेंगे तो मुझे थोड़ी परेशानी होगी। रैनियल कहता है तो क्या तुम मुझे रोकने की हिम्मत कर रही हो। एंजी चिल्ला कर कहती है कि मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है, मेरा मतलब अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो फिर देख सकते हैं। रैनियल कहता है तो क्या तुम मेरे ऊपर अपना अधिकार जमा रही हो। एंजी कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकती हूँ। लेकिन रैनियल उसके सर पर हाथ रख के कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा कर सकती हो। एंजी कहती है कि यात्रा के दौरान मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सेंटेंस पर ज्यादा ध्यान न दे। रैनियल कहता है कि ठीक है, जैसा तुम चाहो। फिर नेक्स्ट सीन 10 दिन बाद का देखते हैं। सब लोग मॉन्स्टर हंट के ऊपर निकलने के लिए तैयार थे। एंजी बताती है कि रैनियल घोड़े पर आ रहा था जबकि मैं कैरेज में बैठी थी। मुझे घोड़ा चलाना आता है, लेकिन रैनियल ने जिद करी कि मैं कैरेज में बैठूं। एक्टेलस और सोमनिया के बीच में एक माउंटेन का रास्ता पड़ता है और टेम्पल ट्यूना तक पहुंचने का वो सबसे आसान रास्ता है, लेकिन वो सड़क पक्की नहीं है, इसलिए उसके ऊपर से कैरेज नहीं गुजर पाएगा। खैर मुझे कैरेज के अंदर बैठकर कंफर्टेबल तो लग रहा है, कुछ हो ना जाए इसलिए मैं सिल्विया और सिसाने को अपने साथ लेकर आई हूँ। अगर मैं यहाँ से भागने वाली हूँ तो बेहतर रहेगा कि अपने कुछ लोग अपने साथ लेकर चलूं। लोगों को ऐसा लगता है कि सिल्विया को मैं अपने साथ एक ट्रॉफी के तौर पर रखती हूँ जिसको मैंने जीता है। मेरी रेपुटेशन तो बढ़ गई है, लेकिन सिल्विया की रेपुटेशन घट गई है। अगर सिल्विया को ऐसा लगेगा कि मैं कुछ अजीब बर्ताव कर रही हूँ तब भी वो किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि वो जानती है कि जिसकी रेपुटेशन इतनी ज्यादा कम है उसकी बात कोई भी नहीं सुनेगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिल्विया सबसे ज्यादा हिम्मत वाली है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। माउंटेन तक पहुँचने में टोटल 3 दिन लग गए थे और एंजी ये सोच रही थी मुझे यकीन नहीं हो रहा ये लोग पूरे दिन चल रहे थे। हालांकि मैं कैरेज में बैठी हूँ उसके बावजूद मैं बहुत थक गई हूँ। तभी वहाँ पर रैनियल आकर कहता है मेरे साथ बाहर चलो। वो एंजी को कैरेज से बाहर उतारता है। एंजी सोचने लगती है कि अभी तक हमारे कैंप तो लगे नहीं है, तो अचानक से इसने मुझे बाहर क्यों बुलाया। तभी रैनियल कहता है क्या तुम्हें खूबसूरत चीजें पसंद है। एंजी कहती है हाँ मुझे पसंद है। रैनियल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे साथ चलो। चलते चलते उन लोगों को 20 मिनट हो जाते हैं। एंजी को समझ नहीं आता कि रैनियल उसे कहाँ ले जा रहा है। तभी रैनियल कहता है कि तुम जैसे लोग कहते हैं कि छोटी और चमकने वाली चीजें काफी खूबसूरत होती हैं। फिर वो उसे गार्डन में लेकर आता है जहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत व्हाइट फ्लावर्स थे और रैनियल एंजी से कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद आया तो फिर मुस्कुराओ। एंजी वहाँ पर चलने लगती है और कहती है कि ये जगह तो एक सपने की तरह है। तभी वो रैनियल के करीब आ जाती है जैसे उसे किस करने वाली हो। तभी रैनियल उसे किस करने लगता है। फिर वो उसे नीचे गिरा देता है और बार बार प्यार से उसे एंजी कहकर पुकारने लगता है। एंजी सोचने लगती है कि ये तो ऐसा नहीं था, अगर इसे कुछ चाहिए होता था तो ये जबरदस्ती उसे पा लेता था, ना कि बार बार मेरा नाम लेता। रैनियल खुद को रोक रहा है। ये मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आया क्योंकि ये मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहता था, क्योंकि शायद इसके लिए मेरी फीलिंग्स मैटर करती हैं। तभी एंजी खुद उसे किस कर लेती है और रैनियल कहता है
एंजी मुझे अपने बारे में और बताओ, तुम्हें क्या पसंद है। एंजी कहती है कि मुझे सुकून बहुत पसंद है। रैनियल कहता है सुकून तो बोरिंग होता है, कुछ और बताओ। और एंजी सोचने लगती है शायद मैं काफी सिंपल हूँ लेकिन मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है। लेकिन रैनियल को जवाब देते वक्त आखिर मैं क्या सोच रही थी, मेरे सामने जो इंसान खड़ा है वो गॉड का एजेंट है और बैटल फील्ड के अंदर उसे एक डीमन बुलाया जाता है। उसे दूसरे इंसान सिर्फ चींटियां नजर आते हैं, उसे किसी की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय अपने, और इसकी वजह से कितनी बार मेरी जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। तो फिर आखिरकार ये इतनी ज्यादा मीठी चीजें मुझसे कैसे कह सकता है। फिर वो रैनियल से पूछती है क्या इसका मतलब ये है कि मैं आपके लिए स्पेशल हूँ। रैनियल कहता है कि तुम तो काफी सवाल पूछ रही हो। एंजी कहती है मैं क्यूरियस हो रही हूँ, प्लीज मुझे बताइए। रैनियल कहता है मुझे याद है जब तुम परेशान होती हो, जब तुम रोती हो, जब तुम डरती हो, मुझे याद है कि उन पलों में आखिर तुम कैसी नजर आती हो। लेकिन मुझे नहीं याद है कि तुम जब मुस्कुराती हो तो कैसी दिखती हो, क्योंकि तुम बहुत कम मुस्कुराती हो। एंजी सोचने लगती है क्या बस इतना ही, ये मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देखना चाहता है। रैनियल कहता है कि तुम्हें ये गार्डन बहुत पसंद आया लेकिन इसके बावजूद तुम नहीं मुस्कुराई। एंजी सोचने लगती है आसमान में मून नजर नहीं आ रहा है लेकिन पूरा आसमान सितारों से भरा है, ऐसा लग रहा है कि किसी भी पल बारिश हो सकती है। मैं इस पूरे वक्त एक शानदार पैलेस में रही हूँ लेकिन इतनी ज्यादा हैरानी मुझे कभी नहीं हुई। फिर वो रैनियल से पूछती है आपको इस जगह के बारे में कैसे पता चला, मैंने ऐसे फ्लावर्स तो कहीं पर नहीं देखे। रैनियल कहता है ऑफ कोर्स तुमने नहीं देखे होंगे क्योंकि ज्यादा है ही नहीं। ये फ्लावर दिन में सूरज की किरणों को अपने अंदर समा लेते हैं और रात को खिलते हैं, और जो सूरज की किरणों में खिलते हैं वो इतने ज्यादा नहीं चमकते। एंजी कहती है आप तो इस बारे में बहुत जानते हैं, तो इन फ्लावर्स का क्या काम होता है। मेरा मतलब आप इसके बारे में इतना जानते हैं तो मुझे लगा था कि इसका कोई इस्तेमाल होता होगा। तभी रैनियल उसके पास आकर कहता है कि इनका कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। एंजी कहती है तो क्या आपने फ्लावर इसलिए दिखाए क्योंकि आपको लगा था मुझे ये पसंद आएंगे। रैनियल कहता है हाँ सही कहा। एंजी कहती है लेकिन आपने ऐसा क्यों करा। रैनियल कहता है कि तुम तो बहुत सारे सवाल पूछ रही हो, शायद अब हमें वापस चलना चाहिए। तभी एंजी उसे रोक कर कहती है कि मुझे बताइए, उसके बाद मैं मुस्कुराऊंगी, क्योंकि आपने कहा कि इन फ्लावर्स को दिखाने के पीछे कोई कारण नहीं था, बस आप इतना चाहते थे कि मैं इनको देखकर खुश हो जाऊं। रैनियल कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो लोग टेम्पल आ गए थे और आर्क बिशप उनको ग्रीट करते हैं। रैनियल कहता है कि फॉर्मेलिटीज की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने अपने नाइट्स को वो खाना खिला दिया जो हम लेकर आए थे, तुम्हें बस हमारे लिए सोने का इंतजाम करना है। एंजी सोचने लगती है लग रहा है ये कहना चाहता है कि तुम लोग इतने करीब हो कि हमें खिला नहीं सकते, हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे। मुझे यकीन है इस बात से सब लोगों को चिढ़ हो रही होगी लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर उन लोगों ने खाने का इंतजाम करा तो फिर टेम्पल के फाइनेंशियल मुश्किलें आ सकती हैं। रैनियल इस तरह का बर्ताव इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि टेम्पल में खाने की कितनी कमी है। तभी रैनियल कहता है कि मुझे यकीन है तुम लोग मेरा शुक्रगुजार होगे, तुम्हें बस इतना करना मेरे और मेरी वाइफ के लिए एक अच्छी सी जगह का इंतजाम करो। एंजी सोचने लगती है कि एक्टेलस को वॉर के प्रति कोई गिल्ट नहीं होता या फिर ऐसी बात नहीं है। रैनियल कहता है क्या हुआ एंजी। एंजी सोचती है क्या ये सिर्फ मेरे लिए कर रहा है। फिर वो लोग बाहर आते हैं और एंजी सोचने लगती है क्या ये वही जगह है जहाँ पर ट्यूनिया का टेम्पल है। इतनी बड़ी परेड यहाँ से निकल रही है लेकिन कोई भी घर से बाहर नहीं आ रहा। इससे ये बात साफ पता चलती है यहाँ के लोग एक्टेलस के लोगों से कितना ज्यादा डरते हैं। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, रैनियल कहता है कि मेरी कैप्टन के साथ एक मीटिंग है तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। एंजी कहती है मीटिंग किस बारे में है। रैनियल कहता है शायद से मॉन्स्टर के बारे में है कि वो कहाँ से आने वाले हैं। एंजी कहती है तो फिर आप जाइए, मैं यहाँ पर आपका इंतजार करूंगी। रैनियल कहता है काफी दुख की बात है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ एम्प्रेस। एंजी सोचने लगती है कि रैनियल बहुत ज्यादा बदल चुका है, मुझे ये बात माननी पड़ेगी कि ये वायलेंट इंसान मुझे पसंद करने लगा है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि सेरेफिना से मिलने के बाद उसका मन बदल जाए। मेरी जान अभी भी खतरे में है, इसलिए मुझे सतर्क रहना पड़ेगा। मैंने सिसाने से कहा था कि वो पैसों का बैग लेती आए, लेकिन मेरा इसी वक्त भागने का इरादा नहीं है। तभी कोई आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। देखते वो कोई और नहीं बल्कि एडन था, जो कि एंजी को चुप रहने का इशारा करता है और एडन कहता है मुझे माफ करना इस तरह से पकड़ने के लिए, लेकिन टेम्पल में इस तरह से बात करने की इजाजत नहीं है। एंजी कहती है कि मैं तुम्ही को ढूंढ रही थी, मुझे पूछना था कि सेरेफिना कहाँ रुकी है, क्या मॉन्स्टर हंट के दौरान
दौरान हम उससे टकराएंगे। एडन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि मैंने कुछ बदलाव करे हैं और मैं नहीं चाहता कि ओरिजिनल प्लॉट इतनी जल्दी शुरू हो जाए। इसीलिए मैंने आर्क बिशप से कहा था कि सेंटेंस को आम लोगों को मिलने के लिए भेज दो, क्योंकि सेंटेंस की वजह से आम लोगों में हिम्मत आएगी, क्योंकि मॉन्स्टर का तूफान जल्दी ही आने वाला है। एंजी कहती है वाओ, ये तो काफी अच्छा बहाना है, इसका मतलब सेरेफिना गांव में रहेगी। एडन कहता है सही कहा, और टाउन के बाहर जो छोटे टेम्पल हैं वो वहां पर भी जाएगी, तो मुझे लगता है कि उसे वापस आने में काफी वक्त लग सकता है। एंजी कहती है वाओ एडन, तुमने तो मेरा दिल छू लिया। एडन कहता है वैसे क्या तुम्हें इंपीरियल लाइब्रेरी में कुछ मिला? एंजी कहती है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके अंदर ये लिखा हो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पर किसी आत्मा का आना मुमकिन है। एडन कहते हैं इसका मतलब वो अबैंडन्ड लाइब्रेरी हमारा इकलौता रास्ता है। एंजी सोचती है मुझे नहीं लगता हमें वहाँ पर कुछ मिलेगा, लेकिन मुझे इसकी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। एडन कहता है कि तुम यहाँ पर रुकने वाली हो या फिर हमारे साथ मॉन्स्टर हंट पर चलोगी? एंजी कहती है शायद से मैं साथ चलूंगी, मुझे लगता है कि एम्परर यही चाहते हैं। वैसे एडन, ये तुम्हें सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि रानियल मुझे पसंद करता है। एडन कहता है हाँ, ये बात तो मैं पहले से जानता हूँ। जब हम लोग गार्डन में टकराए थे तो मैं देख रहा था वो ये दिखाने की कितनी ज्यादा कोशिश कर रहा था कि वो तुम्हारा हस्बैंड है। मैं काफी सरप्राइज हो गया था क्योंकि उसके बावजूद तुमने मुझे लेटर भेजा था। खैर मुझे लगता है इस बात से तुम भी पूरी तरह से अनजान नहीं हो। एंजी कहती है कि यहाँ पर ओरिजिनल स्टोरी से चीजें काफी बदल गई हैं, इसलिए मुझे फिक्र हो रही है। एडन कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। अगर ओरिजिनल कहानी से चीजें यहाँ पर अलग हो गई हैं, इसका मतलब वो सेरेफिना में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या फिर तुम इसी दुनिया में रुकोगी? एंजी हिचकिचाने लगती है। एडन कहता है कोई बात नहीं, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। एंजी कहती है कि तुम्हें लगता है मैं यहाँ पर रुकना चाहती हूँ, लेकिन क्यों? एडन कहता है मेरी बात सुनो, मैं समझता हूँ कि तुम यहाँ पर रुकना चाहती हो क्योंकि तुम्हारे लिए ये जगह पहली जगह से ज्यादा बेहतर है। मैं तुम्हें क्रिटिसाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मुझ पर भरोसा करो। एंजी कहती है अगर मैंने यहाँ पर रुकने का फैसला करा और तुम्हें घर वापस जाने के लिए कोई भी मदद चाहिए हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एडन कहता है मुझे लगता है अब हमारी मुलाकात इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी, तो अब हम अलग अलग रहेंगे। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। एंजी खाना खाते हुए सोच रही थी मुझे ये मानकर चलना होगा कि रानियल सेरेफिना में दिलचस्पी नहीं लेगा। रानियल बदल गया है, वो मुझे पसंद करता है, लेकिन अगर वो सेरेफिना से मिला और दोबारा से कुछ हो गया तो क्या करूंगी मैं? और अगर मैं सेरेफिना वाली बाधा को पार कर लूंगी तो क्या ये काफी रहेगा? क्योंकि मैं इस बात का यकीन कैसे करूं कि रानियल मुझसे बाद में बोर नहीं होगा? अगर मेरे पास इन सारे सवालों का जवाब होता तो शायद एडन को मैं कोई और जवाब देती। फिर नेक्स्ट सीन देखते वो बेडरूम में आती है जहाँ पर सिर्फ सिंगल बेड पड़ा हुआ था। एंजी सोचती है तो काफी बुरा हुआ, लेकिन फिर वो सोचती है एक मिनट, आखिर मैं क्यों डिसअपॉइंट हो रही हूँ? क्या इसका मतलब ये है कि मैं इसी दुनिया में रुकना चाहती हूँ? सच कहूँ मेरी असली दुनिया में मैं खुश नहीं थी क्योंकि मेरी जिंदगी वहाँ पर काफी बेकार थी। मुझे बुक पढ़ना पसंद था, लेकिन मैं गरीब थी इसलिए ज्यादा बुक नहीं ले पाती थी। मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे, लेकिन यहाँ पर एंजेलिका अमीर है, बहुत पढ़ी लिखी है और उसके पास सिसाने जैसी लॉयल दोस्त भी है, लेकिन फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रानियल जिंदगी भर मुझसे प्यार करेगा। अगर समझदारी के तौर पर देखा जाए तो इस जगह को छोड़ देना ही बेहतर रास्ता है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। देखते हैं रानियल वहाँ पर उसके लिए खाना लेकर आया था। एंजी कहती ये क्या है? रानियल कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, मैंने देखा था कि तुमने उस वक्त ज्यादा कुछ नहीं खाया था। रानियल उसे अपने हाथों से खिलाता है। तभी एंजी कहती है कि अरे हाँ, कल के लिए गुड लक। रानियल कहता है कि कोई बात नहीं, अभी के लिए तुम बस जल्दी से सारा खाना खत्म करो। एंजी सोचने लगती है कि भले ही रानियल इस वक्त अच्छा बर्ताव कर रहा है, लेकिन वो रानियल है, मैं पूरी तरह से इसे अपना दिल नहीं दे पाऊंगी जब तक कि मैं अपने अंदर से ये डर नहीं मिटा लेती। तभी रानियल कहता है कि ये बेड तो काफी छोटा है, यहाँ पर तो दो लोग सो ही नहीं पाएंगे। एंजी कहती है क्योंकि ये बेड सिर्फ एक ही इंसान के लिए बनाया गया है। रानियल कहता है मैं इसी बात की तो कंप्लेन कर रहा हूँ। फिर वो एंजी को किस करने जा रहा था और एंजी को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका दिल फट ही जाएगा। वो रानियल को धक्का देकर दूर कर देती है और रानियल को तो समझ ही नहीं आता कि यह अभी हुआ क्या। एंजी सोचने लगती है कि ये तो बहुत ज्यादा सरप्राइज लग रहा है, मैंने कभी भी उसे इस तरह से खुद से दूर नहीं करा है। मुझे यकीन है रानियल सरप्राइज हो गया होगा क्योंकि जिंदगी में कभी भी उसे किसी ने रिजेक्ट नहीं करा। अरे यार, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस
फंस गई, मुझे कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा। फिर वो रैनियल से कहती है इतना सरप्राइज मत हो, ये मैं तो बस मजाक कर रही थी। रैनियल उसे घूरते हुए उसका नाम लेता और तभी एंजी कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे पता है मैंने आपको गुस्सा दिला दिया। तभी रैनियल उसे गले लगा कर कहता है कि मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, इसीलिए रोना मत और बिल्कुल भी डरना मत। एंजी सोचने लगती है कि ये क्या हो रहा है, ये बिल्कुल भी गुस्सा नहीं लग रहा। रैनियल कहता है कि ये जर्नी तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रही है, अभी के लिए तुम्हें आराम से सो जाना चाहिए, तुम काफी थक गई हो एंजी। फिर यहाँ से सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं। एक सेंटेंस एंजी के पास कुछ लेकर आती है। एंजी उस बर्तन को खोलने लगती है, तभी उससे कुछ बाल नजर आते हैं। एंजी उस बर्तन को उठाकर फेंक देती है। सामने रैनियल खड़ा था जो कि जोर जोर से हंस रहा था। जो सर कटा था वो एडन का था। वो बोलने लगता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर रुकोगी, क्या तुम्हारे लिए इतना काफी है। एंजी पीछे हटती है तो सेटेस से टकरा जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि सेरेफिना थी। तभी रैनियल उसके पास आकर कहता है एंजी मेरी सर्दियों की शिकार। फिर एंजी बेहोश होने लगती है और सोचती है कि सेरेफिना मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो क्या कह रही है। तभी एंजी की आँख खुल जाती है, उसे जोर के थप्पड़ पड़ रहे थे। उसे थप्पड़ रैनियल मार रहा था और कहता है आखिरकार तुम जाग गई। एंजी कहती है कि मुझे लगता है कि मैं एक भयानक सपना देख रही थी। और वो सोचने लगती कितनी अजीब बात है, मुझे मरने से इतना डर लगता है कि मैं अपने सपने में भी बस भागना चाहती थी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। एंजी वॉशरूम में थी और उसे समझ आता है रैनियल ने उसके हाथ क्यों पकड़ रखे थे, क्योंकि वो अपना ही गला दबा रही थी। एंजी सोचती है अगर उसने मुझे रोका ना होता तो ये निशान हमेशा के लिए पड़ जाता। आज वो दिन है जब हम लोग सेंचुरी के लिए जाने वाले हैं, इसीलिए मुझे फोकस करना होगा, इसलिए एंजी सपने के बारे में भूल जाओ।